मैं हूं प्रियंका संभव और मैं आपके लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर हफ्ते के हर दिन शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 पर्सनल फाइनेंस वाला सेशन लेकर आती हूं, जिसमें हमारी कोशिश है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं बढ़ी हुई पेंशन किसे मिलेगी किसे नहीं, और अब एक श्रम मंत्रालय भी एक नोटिफिकेशन के साथ आए तो इसे भी समझने वाले हैं। वैसे ईपीएफओ के सदस्य अब 26 जून 2023 तक ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तारीख को बढ़ा दिया गया है एक बार फिर से। साथ ही पर श्रम मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी ऊंची पेंशन चाहते हैं, इसका विकल्प लेना चाहते हैं, उन्हें कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में 1.16% ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। इस खाते में सरकारी की ओर से किए जाने वाले अंशदान सिर्फ 15,000 ही किया जाएगा, और ऊंची पेंशन का लाभ चाहिए तो आपको ज़्यादा जो है अब रकम भी चुकानी होगी। इससे क्या होगा, क्या आप पर किसी तरह का बोझ बढ़ने वाला है, किसके लिए सही है ज़्यादा पेंशन को चूज़ करना, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, नमस्ते। आपसे हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपके लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बता देते कि अपने सवाल लोग हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल लिख सकते हैं। आज के शो में मैंने जो सवाल उठाए हैं ये सारे हमें व्हाट्सएप पर आए थे। साथ ही में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और ये जो लाइव शो चल रहा है इसके कमेंट बॉक्स में भी आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको सटीक जवाब दें। और अच्छा जवाब अगर आपको चाहिए तो अच्छे से सवाल भी भेजिए, यानी सवाल की डिटेल्स आप जितनी ज़्यादा हमें भेजेंगे उतना अच्छा रहेगा। और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अपना पूरा नाम और फ़ोन नंबर भी शेयर कीजिए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। चलिए जितेंद्र सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस पूरे इंक्रीज्ड पेंशन के जो बातचीत चल रही है कि श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि जिन कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन चाहिए उन्हें अब 1.16% ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। इससे कर्मचारी की जेब पर बोझ क्या बढ़ने वाला है, क्या असर पड़ेगा, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, ये नोटिफिकेशन आया है, एडिशनल 1.16% का कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, लेकिन एक क्लेरिफिकेशन भी आया है इसके लिए, और वो ये कि ये जो एडिशनल 1.16% है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से लिया जाएगा। एम्प्लॉय को अपनी जेब से कुछ नहीं देना होगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है उसी में से ये एडिशनल 1.16% ईपीएस की तरफ कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो एम्प्लॉय की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से जाएगा। तो यानी अभी कुल 12% जाता है, जिसमें से 8.33 जो है वो पेंशन की तरफ जाता है, और 3.67% जो है वो पीएफ में ट्रांसफर होता था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का। तो अब यही होगा ना कि ये जो 8.33% जो पेंशन की तरफ जाता था वो बढ़ जाएगा 1.16% से। जी हाँ, यही होगा। तो 8.33% के अलावा एडिशनल 1.16% और कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से निकाला जाएगा और वो ईपीएस की तरफ कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन है वही सेम रहेगा, उसके अंदर का जो मिक्स है वो हम देखेंगे बदलते हुए। लेकिन कई कंपनीज, निजी कंपनियां जो है वो एम्प्लॉय के सीटीसी में से ही एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का हिस्सा भी उसे भी जोड़ा जाता है। तो यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो सीटीसी अगर एम्प्लॉय के सीटीसी से जा रहा है तो उसमें ही वो मिक्स को बस बदल देंगे, राइट? देखिए, एम्प्लॉय को वैसे तो एडिशनल कुछ नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सीटीसी में इंक्लूडेड है तो उसी के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें जो एक ड्रॉबैक होगा वो ये कि 8.33% के अलावा जो पीएफ में जाता था अब वो कम हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉय अभी सर्विस में है आगे उनका जो कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में होने वाला है वो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो हिस्सा है वो ईपीएस की तरफ चला जाएगा। ओके, सो रिटायर होने में जो एक मुश्त रकम हमें ईपीएफओ से मिलती है उसमें हो सकता है आप थोड़ी सी, आपका अब कैलकुलेशन ये हो जाएगी कि वहाँ पर थोड़ा सा कम होगा और आप इंक्रीज पेंशन ले रहे होंगे। जितेंद्र सर, ये जो पेंशन है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ज़रा ये समझाइए। जो पेंशन का कैलकुलेशन है वो तो नहीं बदलेगा ना, जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें शायद जो आपके वर्किंग ईयर्स के लास्ट 5 ईयर्स होते हैं उसका बेसिक लिया जाता है?
देखिए अमेंडमेंट तो किया था जहां पे कि जो एवरेज लिया जाता है वो 60 मंथ्स कर दिया था। पेंशन का एक डिफाइंड फॉर्मूला है, आपकी कितनी पेंशनेबल सर्विस है इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइड बाय 70। ये डिफाइंड फॉर्मूला है जिसके बेस पर आप कितनी पेंशन आपको मिलेगी वो कैलकुलेट होगा। अब जो पेंशनेबल सर्विस है, पेंशनेबल सर्विस कैलकुलेट होगी कि आप कितने सर्विस में थे, कितने ईयर्स। इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपकी सर्विस 20 साल से ज्यादा रही है तो आपको 2 साल का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। तो इस सब जो भी पेंशन मिलेगी वो इस डिफाइंड फॉर्मूले में कैलकुलेट होगी, जो निर्भर करता है कि आपके रिटायर होने से पहले 5 साल में आपकी क्या सैलरी रही है, क्योंकि उसी की एवरेज सैलरी के बेस पर आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी। एक बार ये फॉर्मूला हमारे लिए जरा सा आप समझाएंगे, ये फॉर्मूला कैसे वर्क होता है? आपने कहा कि आपकी पेंशनेबल सर्विस कितने साल की है? पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी ओके, डिवाइड बाय 70, ये डिवाइड बाय फॉर्मूला है। 70। 70। ओके, अब पेंशनेबल जो सैलरी है वो लास्ट 60 मंथ्स का, रिटायर होने से लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज सैलरी काउंट होता है। ओके। ओके, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख एनुअल सैलरी है और रिटायर होने से पहले 5 साल 1 लाख एनुअल सैलरी रही है। ठीक तो है। यानी कि 5 लाख टोटल डिवाइड बाय 5, तो जो मेरा 1 लाख जो है वो पेंशनेबल सैलरी आ जाता है। मैं उस 5 साल की एवरेज सैलरी को लूंगा, मैं जो भी एवरेज निकलेगा डिवाइड बाय पेंशनेबल सर्विस, यानी कि आपकी कितनी इयर्स ऑफ सर्विस रहा है, 25, 30, 35। इसमें जैसे मैंने कहा एक बेनिफिट है कि अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस होती है तो 2 साल उसमें ऐड हो जाते हैं, यानी कि आपकी अगर 25 साल की सर्विस रही है तो उसमें उसको 27 काउंट हो जाता है। दिस डिवाइडेड बाय 70 इज व्हाट इज गोइंग टू बी मंथली पेंशन। मैं उदाहरण दे देता हूँ, मान लीजिए आपकी जो एवरेज सैलरी 50,000 निकल के आती है और पेंशनेबल जो सर्विस है वो आपकी 25 ईयर्स रही है, तो 50,000 इंटू 25 + 2, जो 2 साल का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, 50,000 इंटू 27 डिवाइड बाय 70, मेरे हिसाब से लगभग जो है ये 19,500 के अराउंड जो है मंथली पेंशन आएगी। ओके, ठीक है। तो 50,000 के बेसिक पर एक कैलकुलेशन हमें अभी जितेंद्र सर ने दिया है, जिसमें जो अल्टीमेट आंसर जो निकल रहा है 19,500 के आसपास। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपने सर्विस कितनी की, आपने कितने साल काम किया और आपके जो आखिरी के जो साल थे उसका एक एवरेज उस सैलरी का निकाल करके ये मिलेगी। अच्छा, अब साथ ही में जॉइंट फॉर्म भरना होगा जो लोग इस ऊंची पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस प्रोसेस को एक बार समझा दीजिए। ईपीएफओ की वेबसाइट पर ये जा करके भरना होगा, राइट? देखिए ईपीएफओ की वेबसाइट पे पूरा का पूरा प्रोसेस लेट डाउन है। आप फिलअप करते जाइए एक एक करके, आपके पास ऑप्शन आता रहेगा। आपको पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है, आधार बेस या ओटीपी होता है, उसके थ्रू लॉगिन होता है। फिर आपको फॉर्म आता है, जॉइंट फॉर्म होता है, पहले आप भरते हैं, एम्प्लॉयर भी उस फॉर्म को भरता है, वो जॉइंट डिक्लेरेशन जाता है ईपीएफओ के पास। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ईपीएफओ के पास जाते हैं। अगर आपके पास पुराना जितना भी ईपीएफ का डाटा है, देखिए इसमें एक और चीज है कि बहुत सा डाटा आपको मैनुअल भरना पड़ सकता है, खासकर उसमें जहां आपकी सर्विस चेंज हुई हो, क्योंकि अभी ये डिजिटाइजेशन पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो अगर आपकी सर्विस चेंज हुई है, आपका पुराना पीएफ अकाउंट है वो इसमें मर्ज नहीं हुआ है, तो वो डाटा अवेलेबल नहीं होगा। ऐसी केसेस में आपको जो है मैनुअली वो सारा डाटा भरना पड़ेगा। और इस डाटा भरने के बाद फिर वो एप्लीकेशन सबमिट होती है, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू ट्रैक करते हैं, ये एप्लीकेशन फिर रीजनल पीएफ ऑफिस में जाती है, वहां फिर इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब आपने जैसे बताया कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें जो है अब ईपीएस की तरफ जो हिस्सा जाता है वो बढ़ जाएगा। तो क्या हमें एक तो ये जॉइंट फॉर्म भरना है अगर कोई जा रहा है ज़्यादा, और क्या हमें अपने एम्प्लॉयर के एंड में भी कुछ चेंजेस करने होंगे या उनको कम्युनिकेट भी करना भर काफ़ी होगा या कुछ चेंजेस वहाँ पर भी करने पड़ेंगे? देखिए एम्प्लॉयर एंड पे अगर आप सर्विस में हैं तो एम्प्लॉयर एंड पे चेंज ये होता है कि क्योंकि एम्प्लॉय का जॉइंट डिक्लेरेशन जा रहा है, जैसा कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जाएगा, तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से जाना है तो एम्प्लॉयर का कंसेंट भी होना चाहिए। एम्प्लॉयर का कंसेंट होगा, उसके बाद एम्प्लॉयर फिर उसी हिसाब से आपका डिडक्शन करेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयर का कंसेंट लिया जा रहा है क्योंकि ये सब कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के एंड पे हो रहा है। तो जब भी जॉइंट डिक्लेरेशन जाएगा, जॉन दोनों का कंसेंट जाएगा। इस कंसेंट के बाद फिर एम्प्लॉयर आपके जो है फ्यूचर जो चेंजेस हैं वो आपके फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में चेंजेस करेगा।
ओके चलिए, अब कुछ सवाल लेकर आते हैं। लाइव भी हमारे तक सवाल लोग पहुंचा रहे हैं, लाइव सवालों पर हम जाएंगे। उससे पहले व्हाट्सएप वाले सवाल मैं लेती हूँ। एक क्लेरिफिकेशन और कर देते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये मेरे से लमसम क्यों मांगा जा रहा है। हम्म। ये मेरा एक केस में बता देता हूँ। किसी की 10 साल की पेंशनेबल 10 साल की सर्विस है, वो हायर पेंशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनसे 18 लाख की डिमांड हो रही है। देखिए, जो पेंशनेबल जो सर्विस कैलकुलेट होगी इसमें, जब आप ऑप्शन को लेते हैं, तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कैलकुलेट होगा। ये जो हायर कंट्रीब्यूशन जाएगा, ये क्योंकि आप ऑप्ट किया है कि आपका हायर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिडक्शन होना चाहिए था, तो ये पास से हो रहा है। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही हायर कंट्रीब्यूशन डिडक्शन होगा। तो यानी कि वो चेंजेस के उस टाइम पे वो अमाउंट ईपीएस में जाना चाहिए था, बट वो ईपीएफ में चला गया। तो इसलिए वो एक एरियर के तौर पे आ रहा है, जो ईपीएफ को डिमांड कर रहा है कि ये पैसा आपको जो है लमसम देना होगा। उसके बाद आपकी हायर पेंशनेबल सर्विस हायर पेंशन जो है वो बनेगी। ओके क्योंकि ये जो है उस दिन से लागू होगा जिस दिन से आपने नौकरी शुरू की है, और शायद आपका एम्प्लॉयर भी बदल गया, आपने नौकरी बदली और नौकरी नहीं भी बदली है, तो वो जो बैक डेट का पेमेंट है वो आपसे मांगा जाएगा। अब व्हाट्सएप के कुछ सवाल लेकर आते हो जितेंद्र सर, लाइव सवाल भी आ रहे हैं, उस पर भी जाएंगे। पहले मयूर दलवी जी का सवाल लेते हैं। तो मयूर जी ने हमें लिखा है कि 2006 में इन्होंने नौकरी शुरू की है, इनकी बेसिक अभी है 56,000 रुपये और 2032 में ये रिटायर होने वाले हैं। क्या मुझे ईपीएस 95 के तहत ऊंचे पेंशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए? क्या मेरे बाद मेरी पत्नी को ये पेंशन मिलती रहेगी? देखिए, ऑप्ट करना नहीं करना इस पर निर्भर करता है कि आप ईपीएस से पेंशन को किस तरीके से देखते हैं। हाँ, एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में देखेंगे तो ईपीएस से आपको पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलेगा, और हायर पेंशन अगर अमाउंट आता है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर निर्भर करता है कि आपके पास इसके अलावा और एसेट्स क्या क्या है। क्या और एसेट्स हैं जिनसे आप पेंशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बेस पर आपको डिसाइड करना चाहिए। हायर पेंशन, ऑब्वियसली आपको हायर पेंशन मिलेगा तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो स्पाउस को जो बेनिफिट मिलता है, आपके बाद स्पाउस को जो मिलता है वो 50% ऑफ आपके पेंशन होगा। यानी कि अगर आपको 1 लाख पेंशन अगर होती है तो स्पाउस को जो है वो 50% पेंशन मिलती है। एक ही सूरत में स्पाउस को 100% जाता है, वो ये कि अगर सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तो स्पाउस को 100% पेंशन मिलती है, लेकिन अगर ये रिटायरमेंट के बाद होता है तो 50% पेंशन मिलती है। ठीक है, ओके। सो स्पाउस को जो है वो 50% मिल सकती है, और आपको ये इसे चुनना चाहिए या नहीं, एक हमने फॉर्मूला और कैलकुलेशन बताया है, उस आधार पर देखिए। पर याद रखिएगा मयूर जी, अगर आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करेंगे तो जो पीएफ की तरफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा, तो एक मुश्त रकम आपका कम हो जाएगा और पेंशन आपकी बढ़ जाएगी। मैं चाहूँगी कि सर आप हमको एक बार बता दीजिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं, ताकि ये सभी लोग समझ लें। देखिए, ये डिसीजन आया था सितंबर 2014 में, राइट। तो इसका जो बेंचमार्क है वो 1 सितंबर 2014 है। जो पहली एलिजिबिलिटी है वो ये कि एज ऑन 1 सितंबर 2014 अब अगर आप सर्विस में हैं तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं और आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दो सिचुएशन आती हैं, एक जो सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए, एक जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए। जो सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, क्योंकि एज ऑन 1 सितंबर 2014 वो सर्विस में थे, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए, उस केस में एलिजिबिलिटी उनको दी गई है जिन्होंने पहले अमेंडमेंट में ऑप्ट किया था, लेकिन ईपीएफओ ने वो डिक्लाइन कर दिया, तब तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन सभी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जो लोग, जितने भी लोग सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल उनको दिया गया है जिन्होंने ऑप्ट किया था या किसी वजह से जो है ईपीएफओ ने उसको डिक्लाइन कर दिया, तो यानी कि वो ऑप्ट करना चाहते थे। बट अदरवाइज अगर आप पहले रिटायर हो चुके हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। ओके, सो ये है एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया, इनका ध्यान रखिएगा। मेरे साथ अब पार्थसारथी बैनर्जी, जिनका सवाल हमने थोड़ी देर पहले लिया था, इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था अपने फादर इन लॉ के लिए, जो सवाल हमने इनका लिया था। एक और सवाल लेकर के हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वो अपना सवाल वो खुद पूछना चाहते हैं। मिस्टर बैनर्जी, वेलकम टू द शो। बताइए कैसे मदद करें आपकी।
हाँ, मेरा सवाल है मैम, जो अभी जो ईपीएफओ नया सर्कुलर देखे हैं, हम कल ही देखे हैं, जो अभी कंट्रीब्यूशन का 1.16% बढ़ गया है क्या? 9.49% कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। यस एक्चुअली यस 8.33% लेना था। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर जो हायर पेंशन चाहते हैं उनके लिए ये श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आप हायर पेंशन चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1.16 जो कंट्रीब्यूशन आपका ईपीएस की तरफ जाता था उसमें आप 1.16 और ऐड करेंगे। ओके, अच्छा, और मेरा जो फादर इन लॉ का जो सवाल है, जो आपको एक्सपायर कर गया, उसके लिए क्या हायर पेंशन मिलेगा? आपके फादर इन लॉ एक्सपायर कर गए हैं, आपको अपनी मदर इन लॉ के लिए चाहिए था, यही है ना आपका सवाल? इसके अलावा भी कोई सवाल है? इसके अलावा जो ये मेरा, मान लीजिए कोई आपका हायर पेंशन अभी ऑप्ट कर चुका है, वो अभी क्या कैंसिल कर सकता है? ओके चलिए, तो हमने आपके फादर इन लॉ वाला जो सवाल था वो लिया था, पर मैं जितेंद्र सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से उसका जवाब दें। इन्होंने हमें बताया था जो डिटेल्स कि 2016 में फादर इन लॉ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, 4 साल इनकी नौकरी बाकी थी, 2019 में वो नहीं रहे और उनकी मदर इन लॉ को पेंशन मिल रही है। सर उस आंसर को एक बार रिपीट कर दीजिए, और अगर कोई अप्लाई कर दे, लगता है मुझे इन्होंने अप्लाई कर दिया था और इसलिए इनको पता है कि ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, तो क्या वो रोल बैक कर सकता है, वापस ले सकता है अपनी अर्जी? नहीं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके अर्जी वापस उसके लिए अगर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मना कर सकते हैं। हालांकि कुछ बीच में आया था इस तरीके से कि ईपीएफओ ने निकाला था कि एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो आप वापस नहीं ले सकते, मुझे भी यही याद है कि उन्होंने कहा था कि एक बार ऑप्ट कर लिया तो वापस नहीं ले सकते, पर अगर वापस शुरू नहीं नहीं ले होगी सकते पेंशन आपको। तब तो आप शायद रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, तो इस तरह से कुछ है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अभी, तो बताना बड़ा मुश्किल होगा कि आप वापस ले सकते हैं नहीं ले सकते। आप एक बार ईपीएफओ को एप्लीकेशन डालिए और फिर देखिए ईपीएफओ क्या आंसर देता है आपको। बट मुझे सिर्फ इतना याद है कि हाँ, ऐसा कुछ आया था कि ईपीएफओ ने कहा था कि आप इसको वापस नहीं ले सकते अगर आप अपने एक बार ऑप्ट कर लिया। लेकिन मुझे लगता है हमें चिंतित अभी ज़्यादा नहीं होइएगा मिस्टर बैनर्जी, एक बार फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि नियम जो है पहले हमें ये भी पता नहीं था कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो इस तरह से ईपीएस कंट्रीब्यूशन से निकाला है, हो सकता है कुछ नियम फिर से आए, तो इस आंसर को हम तभी पुख्ते तरीके से जवाब दे पाएंगे। अभी लेट्स मूव ऑन कि इनके फादर इन लॉ वाले केस में क्या कर सकते हैं ये। उनके फादर इन लॉ के केस में जैसा मैंने कहा कि 1 सितंबर 2014 क्राइटेरिया है, अगर आप सर्विस में थे उनके फादर इन लॉ तो एलिजिबल हो जाते हैं हायर पेंशन के लिए। अब उसके बाद अगर उनकी डेथ हो गई है तो एज अ डिसीज ये उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उनके बिहाफ पे। तो जब ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब उसमें इस तरह के ऑप्शन हो सकता है आए, ये देखें उसमें जब ये ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, या ईपीएफओ को इंक्वायरी देख के पूछ सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ एलिजिबिलिटी बननी चाहिए, और जो पेंशन इनकी मदर लॉ को मिल रहा है वो पेंशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी बनती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में वो आते हैं। उसके बाद डेथ होने से वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं होता है, हाँ, राइट? लेकिन तो हो सकता है इसलिए कुछ जो एडेड पेमेंट इनको भी करना पड़ सकता है, राइट? पेमेंट तो करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंट्रीब्यूशन काउंट होगा, तो हाँ इनको वो एरियर देना पड़ेगा ईपीएफओ को, तभी वो हायर पेंशन मिलनी शुरू होगी। ठीक है, तो अब एक क्लैरिटी तो मिल गई, हायर पेंशन चाहिए, जो लोग रिटायर हुए हैं 2014 के बाद अगर वो अप्लाई करेंगे तो फिर उनको कुछ एडेड पेमेंट भी करनी पड़ सकती है, और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके साथ ये होगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो हिस्सा जाता था पेंशन की तरफ वो हिस्सा बढ़ जाएगा 1.16%। नहीं, उनके केस में भी एडिशनल अमाउंट ट्रांसफर होगा ईपीएफ से, जैसे मैंने कहा जो लेकिन सर्विस में उन्हें है खुद अपनी जेब से उसका तो भी नहीं देना होगा, काउंट। उनके ईपीएफ से वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट? या कुछ पेमेंट भी अभी करनी तो पड़ सकती है? ईपीएफ से एडजस्ट हो रहा है तो वो ज्यादा आसान है, ईपीएफ से एडजस्ट हो रहा है, बट इस सबके बीच में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा आगे चल के। ईपीएफ मैं एक उदाहरण देता हूँ, तो एक जैसे मैंने कहा एक एम्प्लॉय के केस में 18 लाख जो है वो आया था एरियर, उसकी सैलरी अभी 10 साल की और सर्विस है तो 18 लाख ईपीएफ से ट्रांसफर हो गया ईपीएस में। हालांकि वो हायर पेंशन बनेगी, लेकिन उसका डिसेबल्ड चाइल्ड था तो इसलिए जो है ही वांटेड टू ऑप्ट फॉर हायर पेंशन।
तो क्योंकि इसमें प्रोविजन है कि अगर डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए भी पेंशन का इसके अंदर प्रोविजन है। ओके, सो बहुत ज़रूरी बात जो ये भी समझ में आ रही है कि जब आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करेंगे तो जो पीएफ की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन तो घटेगा ही, साथ में ये भी ध्यान रखिए कि वहाँ का पैसा भी घटेगा, क्योंकि आपने जब से ज्वाइन किया तब से ये लागू होगा, तो वहाँ से कुछ पैसे जो हैं आपके ईपीएस की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे होंगे। राइट जितेंद्र सर? जी हाँ, बिल्कुल, आपके ईपीएफ से वो ट्रांसफर हो जाएगा, ईपीएस वो फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर में अगर आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आज बहुत ज़्यादा हमने कोशिश की है इस पूरे मामले को और अच्छे से समझने की, और मुझे लगता है अब सरकार भी क्लैरिटी ला रही है। जैसे श्रम मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन की हमने बात की तो और क्लियरली बातें भी समझ में आने लगी है। थैंक यू जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला, और बहुत सारे जब मेरे पास और सवाल आ जाएंगे तो फिर आपको एक बार लेकर आएंगे। आज के लिए शुक्रिया। ओके, चलिए आज का शो यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े थे, लाइव क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, इसी तरह भेजते रहिए अपने सवाल। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। सोमवार को मिलते हैं। सोमवार में हमारा फोकस हेलो मनी 9 में क्या होगा, टैक्स पर रहने वाला है, तो इनकम टैक्स से जुड़े अपने सवालों को तैयार रखिएगा। सोमवार को मिलते हैं शाम को 4 बजे हेलो मनी 9 में।